हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स राइट, और सभी जॉइंट्स में कुछ कुछ जैसे अगर मैं तीनों प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर अफेक्ट करता है छोटे जॉइंट्स को, राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर इफेक्ट करता है हमारे थोड़े बड़े जॉइंट्स को, जैसे कि नी जॉइंट हो गया या एंकल जॉइंट हो गया। और अगर मैं बात करूँ गाउटी आर्थराइटिस, तो वो किसी एक जॉइंट को इफेक्ट करता है, और वो भी हो सकता है छोटे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करे, और वो उसका एक स्पेसिफिक नोड्स बन जाती हैं जो कि देख के समझ में आता है कि हाँ ये गाउटी आर्थराइटिस। शुरुआती लक्षण सभी तरह के आर्थराइटिस में सेम ही होते हैं कि किसी भी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होना, वहाँ पे स्वेलिंग का होना, या जब वो चल रहे हैं तो वो चल नहीं पाते प्रॉपरली, या फिर उनके जॉइंट से कट कट की आवाज़ आना। तो ये सब प्रॉब्लम, ये सब सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जो बिग टो का जॉइंट है, बड़ा वाला अंगूठा होता है ना, जैसे हाथ का अंगूठा है, वैसे जो पैर का अंगूठा है, उसमें जो ऊपर का जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और वो जो हड्डी है वो टेढ़ी भी होनी शुरू हो जाती है। हम पेशेंट को देख के भी ये समझ सकते हैं कि उसको किस टाइप का आर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा जितने भी नी जॉइंट के पेशेंट्स हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको हम बिना रिप्लेसमेंट के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए जल्दी आयुर्वेद में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं सीमा गोस्वामी हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। एक ऐसी स्थिति जो हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो हमारे दिन के जो दिनचर्या को भी प्रभावित करती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द, सूजन और अकड़न। इसी रोग का नाम है आर्थराइटिस यानी गठिया। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दिव्यादीप को। डॉक्टर दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। हाँ जी। मेरा सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि ये आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थराइटिस का मतलब है कि आपके जोड़ों में जब इन्फ्लेमेशन होती है या जब जॉइंट्स में सूजन आनी शुरू हो जाती है तो उसे आर्थराइटिस कहा जाता है। अच्छा, मुझे शुरुआत में कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द है मेरा ये आर्थराइटिस का है? देखिए, बेसिकली आर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए पहले हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। हम पहले हम ये पता करते हैं कि आर्थराइटिस किस टाइप का है। जैसे कि मैं बात करूँ, आर्थराइटिस बेसिकली जो एक एज के बाद पाया जाता है, 3 टाइप का होता है। अच्छा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक होता है गाउटी आर्थराइटिस। सो उसका रीजन, उसमें से कौन सा आर्थराइटिस है, पहले तो ये रूल आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट को हम ट्रीटमेंट गाइड करते हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण सभी तरह के आर्थराइटिस में सेम ही होते हैं कि किसी भी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होना, वहाँ पे स्वेलिंग का होना, या जब वो चल रहे हैं तो वो चल नहीं पाते प्रॉपरली, या फिर उनके जॉइंट से कट कट की आवाज आना। तो ये सब प्रॉब्लम, ये सब सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो हमें सभी आर्थराइटिस पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ ही ज्यादा होते हैं? बच्चों में भी होता है क्या आर्थराइटिस? बेसिकली अगर मैं बात करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस की और गाउटी आर्थराइटिस की, ये ज्यादातर एक एज के बाद ही होता है। अच्छा। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है, और ज्यादातर पेशेंट्स में यंग एज में ही देखने को मिलता है। ओके। और इसके कारण क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसको लेकर? देखिए, अगर तो मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं, इसका मेन कारण मैलन्यूट्रिशन भी हो सकता है। आपकी हड्डियों में जो न्यूट्रिशन है वो पहुंच नहीं रहा, जिसकी वजह से डिजनरेशन हो रही है, और उसी के साथ साथ स्वेलिंग आनी शुरू होती है, और वही आगे पेशेंट के पेन का कारण बनता है। अगर मैं रूमेटॉइड की बात करूं तो उसका कारण है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी में ऐसी सिचुएशन पैदा होना जिससे कि वो जो सेल्स हैं, अपनी बॉडी के सेल्स अपने आप ही दूसरे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सो इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, और ज्यादातर कम एज के पेशेंट्स में ही देखा जाता है। अच्छा। और बहुत सारे पेशेंट्स इसके लिए बहुत लंबा ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं आता। अगर मैं गाउटी आर्थराइटिस की बात करूं, जो कि थर्ड टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, उसमें क्या होता है गाउटी में? गाउटी आर्थराइटिस में बेसिकली यूरिक एसिड बॉडी में जब बढ़ता है, अच्छा, तो उसके क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स के पास जॉइंट्स में ही अक्यूमुलेट होने लगते हैं। मतलब उसमें क्या पेन करता है, पैरों में सूजन आती है और टखनों के पास भी ना?
सूजन आ जाती है, एंकल में यूरिक एसिड बोलते हैं ना कि yes, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इस जी वजह जी से। जी यूरिक अच्छा। एसिड बेसिकली एक बॉडी का वेस्ट है जो बॉडी से निकल जाना चाहिए। अच्छा। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, मतलब बेसिकली इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज जो कि यूरिक एसिड को बॉडी में एक्यूमुलेट, ब्लड में जब दिखना शुरू होता है, फिर वो क्रिस्टल्स जो हैं धीरे धीरे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादातर वो इकट्ठे होते हैं आपके नी जॉइंट में भी कुछ पेशेंट्स में हो जाते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जो बिग टो का जॉइंट है, जो हमारे पैर की बड़ी वाली बड़ा वाला अंगूठा होता है ना, हाँ। जैसे हाथ का अंगूठा है वैसे जो पैर का अंगूठा है, उसमें जो ऊपर का जॉइंट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और वो जो हड्डी है वो टेढ़ी भी होनी शुरू हो जाती है। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारी औरतों को देखा है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको सिर्फ दर्द होता है, कुछ ऐसी हैं जिनके हाथ पैर भी मुड़े होते हैं। वो कौन से आर्थराइटिस का कौन सा रूप है, आप ये बताइए। देखिए, वो गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। अच्छा। और जिन पेशेंट्स में हाथों के जॉइंट्स, मतलब ये जो फिंगर के जॉइंट्स हैं, इनमें प्रॉब्लम आती है, वो ज्यादातर हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें बेसिकली हमें जो छोटे जॉइंट्स हैं, हाथों के, उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, उनमें डिफॉर्मिटी आती है। तो जिन फीमेल्स में हमें हाथों के जो जॉइंट्स हैं, फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, वो डिफॉर्म मिलते हैं, और उनमें एक स्पेशल टाइप की डिफॉर्मिटी होती है जिसे स्वैन नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। सो वो देखने को मिलता है, एंड इट कैन बी डिफरेंशिएटेड क्लिनिकली क्वाइट वेल। हम पेशेंट को देख के भी ये समझ सकते हैं कि उसको किस टाइप का आर्थराइटिस हो सकता है। फिर उससे रिलेटेड हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, लाइक अगर हमें ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो हम RA फैक्टर करवा सकते हैं, हम पेशेंट का यूरिक एसिड टेस्ट करवा सकते हैं, हम पेशेंट का एक्सरे करवा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ टेस्ट हैं जो कि जिससे कि हमें ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि वो किस टाइप का आर्थराइटिस है और उसके लिए हमें मैनेज कैसे करना है। और ये मतलब वायु विकार से रिलेटेड जिसमें वात बढ़ जाता है, हाँ जी, उसकी वजह से होता है ये रोग। बेसिकली पेन जहां भी है ना बॉडी में, हाँ। वो कहीं ना कहीं वात का ही विकार है। और ये जितनी भी तीनों टाइप के आर्थराइटिस हैं, ये सबसे कॉमनली मिलते हैं हमें। सो इन सब में पेन एक सिम्टम है जो कि सभी प्रॉब्लम्स इन तीनों आर्थराइटिस में प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स ये एक प्रॉपर वात विकार है, और स्पेशली संधिगत वात, मतलब संधियों में वात चला जाना या वात का एग्रीवेशन। संधियां मतलब जॉइंट्स। जी, संधियों का मतलब होता है जॉइंट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, राइट? और सभी जॉइंट्स में कुछ कुछ जैसे अगर मैं तीनों प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर अफेक्ट करता है छोटे जॉइंट्स को, राइट? ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर इफेक्ट करता है हमारे थोड़े बड़े जॉइंट्स को, जैसे कि नी जॉइंट हो गया या एंकल जॉइंट हो गया। और अगर मैं बात करूँ गाउटी आर्थराइटिस, तो वो किसी एक जॉइंट को इफेक्ट करता है, और वो भी हो सकता है छोटे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करे, और वो उसका एक स्पेसिफिक नोड्स बन जाती हैं जो कि देख के समझ में आता है कि हाँ ये गाउटी आर्थराइटिस है। बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है जो मतलब सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनको ज्यादातर जोड़ों से रिलेटेड समस्या देखने में आई है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या ये जो नी रिप्लेसमेंट कराना ये ठीक होता है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट की जो जरूरत है ना, वो सिर्फ 10 या 15% पेशेंट्स में होती है। उसके अलावा जितने भी नी जॉइंट के पेशेंट्स हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको हम बिना रिप्लेसमेंट के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आयुर्वेद में जानू बस्ती एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम नी जॉइंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकते हैं, उसको फर्दर डीजनरेशन से बचा सकते हैं, और नी जॉइंट को रिस्टोर भी कर सकते हैं, और पेन को भी खत्म कर सकते हैं। सो व्हाई टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट जब तक उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बेसिकली देखिए, प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि इसका नॉलेज होना चाहिए कि अर्ली स्टेज पे ही अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो डॉक्टर आपको सही डायग्नोसिस करके बताए कि किस टाइप का आपको आर्थराइटिस है, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि किस चीज का परहेज आपको करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन कारण है वो है कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन ना पहुंच पाना किसी हमारे बड़े जॉइंट में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस इस वजह से भी होता है, कुछ फीमेल्स या मेल्स बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, राइट? ओवरवेट होने के कारण जो मेन वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया,
और आपके हिप जॉइंट्स हो गए, तो इन जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। और सबसे ज्यादा इसमें परसेंटेज है नी जॉइंट की, राइट। नी जॉइंट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, आपको डाइट में थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं मेरा कैल्शियम तो ठीक है, फिर भी मुझे जोड़ों में दर्द क्यों रहता है। तो कैल्शियम ठीक होना, हो सकता है आपकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट ज्यादा हो रहा हो लेकिन आपके हड्डियों तक पहुंच ही ना रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है या डिजेनरेशन शुरू होती है। ये फीमेल में ज्यादातर देखा गया है। फीमेल्स में पीरियड्स का आना, मेनोपॉज होना, ये भी एक बहुत बड़ा हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब रखते हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आपने देखी होंगी जो थायराइड पेशेंट्स होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स को ज्यादातर कैल्शियम सप्लीमेंट लेने को बोला जाता है, राइट। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पेशेंट थायराइड के लिए जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उनकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता ही होता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत है। बट यही अगर हम नेचुरल वे से करने की कोशिश करें, लाइक हम पेशेंट का डाइट ही उस हिसाब से रखें। मैं यही बात आपसे करने वाली थी कि खान पान में बदलाव करके इसको कैसे मतलब ठीक किया जाए, मैनेज किया जा सकता है। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम जो आप ले रहे हो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, राइट। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में सबसे बड़ा रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी धूप से मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो धूप से ही मिलता है। और धूप में कम से कम आप आधा घंटा सुबह की धूप में बैठे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो एक्टिव होगा, मिलना शुरू होगा, और उससे आपकी बॉडी में जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होंगे, कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, तभी तो हड्डियों में लगेगा। और सही कैल्शियम मिलना वो भी बहुत जरूरी है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं आचार्य जी की, तो आचार्य जी कहते हैं कि हमेशा प्लांट बेस्ड डाइट खानी चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मैं दूध क्यों नहीं पी सकता, दूध में तो बहुत कैल्शियम होता है, राइट। तो आचार्य जी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, राइट। तो हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? वो भी तो घास ही खाता है ना। बिल्कुल। तो नेचर सब कुछ देती है, बट आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और हमें अपनी बॉडी को उस फेज में लेके आना है। खान पान में मतलब जैसे औरतों के लिए ये बोला जाता है कि उन्हें सीड्स खाने चाहिए। सीड्स कैसे मतलब इसको वो करते हैं? किसी भी तरह के नट्स या सीड्स, उनको खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें प्री सोक किया जाए। कौन सी ऐसी कमी है जो उनसे पूरी होती है हमारी बॉडी में? जैसे कि विटामिन्स की कमी होती है। कुछ विटामिन्स होते हैं, B12 हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन D हो गया, राइट। इन सबको वर्किंग में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के कुछ सोर्सेज जाएं, ठीक है। तो कैल्शियम के सोर्सेज सबसे इम्पोर्टेंटली हमें मिलते हैं सीड्स में, ठीक है। जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। फ्लैक्स सीड्स का यूज ज्यादातर सर्दियों में किया जाता है। शायद तिल को भी बोलते हैं ना, व्हाइट वाले जो तिल होते हैं। तिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तिल और जो अलसी के बीज होते हैं, प्लस जो आपने मुझे बताया अभी वही फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, वो बेसिकली हम सर्दियों में यूज करने को बोलते हैं। अच्छा। सर्दियों में ऑटोमेटिकली चेंजिंग सीजन के कारण बहुत ज्यादा पेशेंट का वात बढ़ जाता है, तो पेन्स भी बढ़ जाती है सर्दियों के कारण, राइट। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो उस दौरान फ्लैक्स सीड्स और जो दूसरे सीड्स आपने बताए उनको यूज करना बहुत हेल्पफुल रहता है। वो बेसिकली आपको उस वात को कम कर देता है जो बॉडी में बढ़ रहा है, राइट। तो उनको यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें कम से कम 8 घंटे प्री सोक करके रखा जाए, सो दैट उनके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो डिसॉल्व हो और वो कम से कम उसमें एक लाइव एंजाइम्स पैदा हो, राइट। जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम एक बीज लगाते हैं तो उसमें से पौधा निकल जाता है, तो दैट मीन्स उसके अंदर लाइफ है। बिल्कुल है। और वो लाइफ एक्टिव करने के लिए हमें उसे क्या देना पड़ता है? हमें उसे पानी देना पड़ता है, हमें उसे खाद देनी पड़ती है, हमें उसे एयर देनी पड़ती है, राइट। तो हमें वही सब चीजें देनी है ताकि उसे पानी मिले, उसे जीवन मिले, तब वो हमें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा।
अगर हम ऐसे ही उनका सेवन करेंगे तो वो बॉडी में एक्टिव नहीं होगा, उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो टॉक्सिन से भरी मतलब हुई है। ये है कि लोगों को इनका सेवन करने का तरीका पता नहीं है। हाँ एग्जैक्टली कुछ लोग इसे भून कर खा लेते हैं, हाँ, राइट, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है इसको 8 घंटे भिगोएं। कोई भी किसी भी तरह के सीड्स हैं, आप अगर बादाम की बात करें, बादाम भिगोना चाहिए, काजू भिगोना किशमिश को भी चाहिए, भिगो के। किशमिश भिगोना चाहिए, वॉलनट्स को भी भिगोना चाहिए, सभी को कम से कम 8 घंटे भिगोएं। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसे फ्रूट्स के साथ करें, चाहे आप इसे ऐसी स्मूदीज बना के यूज कर लें, कोई भी तरीके से। एक मेल और फीमेल में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेल्स थोड़े से एक्टिव होते हैं और बोनी स्ट्रक्चर्स जो हैं मेल्स में थोड़े से सोफिस्टिकेटेड होते हैं। बस वही रीजन है, अगर एक मेल की बोन और एक फीमेल की बोन को लिया जाए तो उनके मार्जिन्स बहुत स्मूथ होते हैं फीमेल्स के, राइट, और इसलिए उसमें कैल्शियम डिपोजिशन इजी होता है इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। सिम्टम्स डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। हर पेशेंट में सिम्टम्स अलग ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट से मिल रही हूँ, एक को हो सकता है चलते वक्त बहुत ज्यादा पेन होता हो, एक को हो सकता है रेस्ट में पेन होता हो, राइट। तो इस तरह से सिम्टम्स सबके डिफरेंट हो सकते हैं। इसके लिए क्या एक्सरसाइज क्या है जो घर पे आसानी से की जा सकती है? देखिए, सबसे जरूरी है कि उन जॉइंट्स की मूवमेंट कुछ पेशेंट्स में हम रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। लाइक अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनको चलने फिरने से थोड़ा मना किया जाता है। बट इनिशियल स्टेज पे, मतलब जब भी, जैसे कि आप मान लीजिए 30 इयर्स के हो गए हैं, 30-35 इयर्स की एज के बाद थोड़ी जॉइंट्स की मूवमेंट, आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग, कुछ एक्सरसाइजेस वो बहुत जरूरी है। सबसे आसान एक्सरसाइज है, आप खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाओ। लेकिन वो घुटनों की जिनको प्रॉब्लम है वो कैसे बैठेंगे? उनको नहीं बैठना, लेकिन अगर प्रिवेंट करना है तो आप रेगुलर बेसिस पे बैठे। हाँ, प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन जिनको हो गई है प्रॉब्लम, जिनको हो गई है उनको उस जॉइंट को रेस्ट पे भी रखने की जरूरत होती है। हम कुछ थेरेपीज ऐड कर सकते हैं उनको, जैसे कि आयुर्वेद में हम करवाते हैं जानु बस्ती, जानु पिच्चू, कुछ ऑयलिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा कौन सा ऑयल है जो मतलब पेन किलर का काम करता है? देखिए, अगर मैं ऑयल की बात करूँ, जैसे आप सिंपल अगर मैं बात करूँ, घर पे घरेलू नुस्खे बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडिया में, राइट। तो बहुत सारे पेशेंट्स सरसों के तेल में लहसुन डालकर जलाकर यूज करते हैं। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वात को कम करने के में हेल्प करता है। अच्छा, तो ठीक है, कुछ हद तक वो गार्लिक में वो प्रॉपर्टीज होती हैं, गार्लिक, हल्दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। जॉइंट्स के लिए शल्य की एक हर्ब है, वो बहुत अच्छा काम करती है, राइट। और भी कुछ जॉइंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं, जैसे हटजोड़ है, बहुत अच्छा काम करता है जॉइंट्स को मजबूत रखने में। अच्छा, एक मतलब जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, मेरे बेटे का भी हुआ था फ्रैक्चर, तो उसको बताया था कि हड्ड जोड़ एक जड़ी बूटी है, अगर उसको आप दोगे तो उसकी हड्डियां जल्दी से जुड़ जाएगी। हाँ, तो ये कुछ पुराने तरीके हैं जो आजकल तो खैर आउटडेटेड हो गए हैं, ज्यादातर यूज नहीं करते। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको प्लास्टर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्निक है, राइट। बट पुराने टाइम में भी तो फ्रैक्चर्स होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। तो उस टाइम में इस तरह की हर्ब्स काम करती थी। इमोबिलिटी का कंसेप्ट तब भी था कि अगर आपको चोट लगी है तो उसको स्टेबल रखो, उसको मत हिलाओ, इसीलिए ताकि हड्डी जुड़ जाए, और उस प्रॉपर पोजीशन में लाना बहुत। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिली है, क्योंकि कई बार हड्डी गलत भी जुड़ जाती है, राइट। बट हाँ, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छा काम करती है, जैसे मैंने बताया शल्य की, हटजोड़, ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं, हर्ब्स ऐसी हैं जो कि फ्रैक्चर्स, इंजरी के केसेस में बहुत बढ़िया काम करती हैं। और इसको मतलब रिवर्स किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेजेस पे, इसको काफी हद तक 100% भी रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आए हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टेज 4 तक पहुंच गया है, बहुत ज्यादा डिजेनरेशन हो चुकी है, तो हाँ, उन पेशेंट्स को थोड़ा रेगुलर
जानू बस्ती, जानू पिच्चू, इस तरह की थेरेपीज लेने की जरूरत पड़ सकती है, राइट, सो दैट उनके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहें और फर्दर डीजनरेशन ना हो पाए। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा जो है अब लोगों को हो रहा है? देखिए, वैसे तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, क्योंकि अच्छा। इट्स एन एज रिलेटेड और Okay. ज्यादातर 40-45 एज के बाद पेशेंट्स में देखने को मिलता है। आजकल तो फिर भी इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स भी हैं जो 35 की एज के बाद भी फीमेल्स में देखने को मिल रहे हैं, बट इससे भी जो एक सीवियर आर्थराइटिस है, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि जॉइंट्स को, अपने ही सेल्स अपने जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं या इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इस बीमारी को रोकने के लिए अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद में तो फिर भी कुछ ना कुछ उपचार हम अच्छा करते हैं, बट अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो उसमें स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स, साथ में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस, ऐसी इस तरह की मेडिसिन का यूज किया जाता है। इन सब मेडिसिन का चलो फायदा मिल रहा है पेशेंट को कुछ हद तक, लेकिन उससे बीमारी खत्म नहीं हो रही है, राइट, और कहीं ना कहीं उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी सब जानते ही हैं, पूरा वर्ल्ड ही जानता है कि स्टेरॉइड्स का कितना बुरा इफेक्ट आता है और बहुत सीवियर कंडीशंस में जाके दिया जाता है स्टेरॉइड्स को। बट इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग ही स्टेरॉइड से की जाती है जब पेशेंट को पेन बहुत होती है या इन्फ्लेमेशन बहुत होती है, क्योंकि रीजन अननोन है और कहीं ना कहीं ऑटो इम्यूनिटी है जो कि सेल्स को खराब कर रही है और उन सेल्स को रोकने का और कोई तरीका नहीं है, राइट। बट आयुर्वेद में कैसे इसका होता है फिर, मतलब उसका आयुर्वेद में अल्टरनेट क्या है? आयुर्वेद में आयुर्वेद में बेसिकली इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। जैसे कि हम इसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, शल्य की हो गई, ठीक है, गूगल का प्रयोग कर सकते हैं हम, जो कि जॉइंट्स में बहुत हेल्पफुल है। और धीरे धीरे ऑटो इम्यूनिटी को करेक्ट करने के लिए हम डाइट में बहुत अच्छे चेंजेस करते हैं। इसमें डाइट में चेंजेस में जैसे कि हम ऐसा खाना देते हैं जो पेशेंट को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ दे और उसको खराब जो हो रहा है उससे रिकवर कर पाए। बाकी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए तो आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके हैं, राइट। डाइट इसका एक मेन फैक्टर है कि डाइट से बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं अगर हम खान पान सही रखेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस बहुत सारी हैं आयुर्वेद में। हम हल्दी का यूज बताते हैं पेशेंट्स को, लहसुन का यूज बताते हैं रेगुलर पेशेंट्स को, राइट। और उसके अलावा बहुत कॉम्बिनेशन में कुछ मेडिसिन हैं जैसे महायोगराज, गूगल, इस तरह की मेडिकेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं पेशेंट को। और अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं तो जितनी जल्दी पेशेंट आयुर्वेद में आएगा उतनी जल्दी पेशेंट रिकवर कर सकता है। अदरवाइज जब ये बहुत क्रॉनिक हो जाता है फिर आयुर्वेद में भी पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं, रिलीफ आता है, दैट्स इट। सो इसलिए जल्दी आयुर्वेद में आना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर दिव्या, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें ये पता चला है कि सही खान पान और सही व्यायाम से और अच्छे ट्रीटमेंट से हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आर्थराइटिस से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेरीज है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं और फिर इसी के ऊपर हम एक और पॉडकास्ट तैयार करेंगे। धन्यवाद।